लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। रविवार को पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट समेत कई पदाधिकारियों ने प्राथमिक सदस्यता से सामूहिक इस्तीफा दे दिया। आज सोमवार को आप नेता रहे जोत सिंह बिष्ट ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जोत सिंह बिष्ट को पार्टी का पटका और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। रविवार को जोत सिंह बिष्ट के अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश बिष्ट, आरपी रतूड़ी, हेमंत बिष्ट, प्रवक्ता कमलेश रमन, संगठन सचिव हेम आर्य, सचिव चंद्रशेखर पांडे, बलवंत पवार ने इस्तीफा दिया था। जोत सिंह बिष्ट ने दावा किया कि उनके साथ प्रदेश भर से 200 कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। उनका कहना है कि सितंबर 2023 में प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में पार्टी के लिए मेहनत से काम करने वाले पदाधिकारियों की उपेक्षा को लेकर अपने पद से त्याग पत्र दिया था। इसके बाद पार्टी हाईकमान ने प्रदेश कार्यकारिणी भंग कर दी, लेकिन अब तक कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया। जो लोग पार्टी में रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उन पर पार्टी हाईकमान को भरोसा नहीं है। पार्टी की पहाड़ विरोधी मानसिकता के चलते पार्टी के पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। वहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मेयर चुनाव मिलकर लड़ेगी। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान किया है। पूर्व मंत्री और चंडीगढ़ से कांग्रेस नेता पवन बंसल ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने मेयर के पद के लिए अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है, जबकि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद के लिए कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी। जानकारी के अनुसार 18 जनवरी को इन सीटों के लिए चुनाव होना है। पंजाब में जहां गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कोई फैसला तब तक नहीं हुआ, वहीं चंडीगढ़ में दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया है। इस मुद्दे पर बीते एक सप्ताह से मंथन चल रहा था। अब जाकर दोनों पार्टियों में सहमति बनी है। ऐसे में मेयर पद के लिए अब कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेंगे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कुल 53 पार्षद वोटिंग करेंगे। वर्तमान में भाजपा के पास 14 पार्षद और 1 सांसद का भी वोट है। वहीं आम आदमी पार्टी के पास 13 पार्षद है और कांग्रेस के पास 7 पार्षद है। वहीं 1 पार्षद अकाली दल के पास है। बहुमत के लिए 18 वोट चाहिए, जिनमें सबसे ज्यादा भाजपा के पास 15 वोट है। हालांकि अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आ गई है, तो ऐसे में दोनों के पास कुल 20 वोट हो जाएंगे। बता दें कि इन पदों के लिए 1 साल के लिए चुनाव होगा। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेसी गुलाम भी तर्क गजब गजब के देते हैं। यमहा से सतपाल मलिक कह रहे हैं राहुल गांधी पर लाठी चार्ज हो गया। राहुल गांधी पे 2-4 लाठी चार्ज हो जाएंगे, खड़ी हो जाएगी जनता। राहुल गांधी होशियार रहिए अपने गुलाम दोस्तों से, यह तो दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक है। इस वीडियो के वायरल होते ही उनका भारी मजाक बन रहा है। 2024 के आम चुनाव अभी कुछ महीने दूर है, लेकिन हिंदुओं और मोदी से घृणा करने वाली इस जमात की कोशिशें शुरू हो गई है। इसी कड़ी में अब यह कोशिश हो रही है कि यदि अयोध्या के राम मंदिर को कभी आतंकी निशाना बनाए, तब भी उनको क्लीन चिट दी जा सके। इसकी शुरुआत पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने की, जिसके अनुसार अयोध्या के राम मंदिर पर हमला होगा। इस थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए ऐसा प्रोपोगेंडा गढ़ने की कोशिश हो रही है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए लहर पैदा करने के मकसद से मोदी सरकार खुद इस तरह के हमले करवाएगी। सत्यपाल मलिक ने इस साजिश का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर पर हमला करा सकती है। पूर्व राज्यपाल मलिक ने कहा, मुझे कई आशंकाएं हैं। वे 2024 आम चुनाव से पहले कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे, यह उनकी फितरत है। उन्होंने गुजरात और देश में ऐसा किया है। वे राम मंदिर पर ग्रेनेड फेंक सकते हैं। वे बीजेपी के किसी बड़े नेता की हत्या करा सकते हैं। पाकिस्तान के साथ सुनियोजित संघर्ष भी हो सकता है। आगे सत्यपाल मलिक ने अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मामले में बीजेपी पर बुरी तरह बौखलाहट दिखाते हुए निशाना साधा है।
उन्होंने कहा कि भगवान राम पूरे राष्ट्र के हैं और बीजेपी रामलल्ला के नाम पर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक रविवार को दादरी की नई अनाज मंडी में मकर संक्रांति पर्व पर आयोजित मिलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इस दौरान अयोध्या पर पूछे गए सवाल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी गलत तरीके से रामलल्ला के नाम पर राजनीति का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, जबकि भगवान राम सबके हैं। सुबह उठते ही लोग राम का नाम लेते हैं। उन्हें सबको विश्वास में लेते हुए कार्यक्रम का आयोजन करना था, लेकिन बीजेपी ने उसे आरएसएस का प्रोग्राम बना दिया है। बाकी लोगों को चाहिए कि राम को वह बीजेपी की झोली में ना डालें। प्राण प्रतिष्ठा के दिन ना जाए तो अगले दिन चले जाए या 2 दिन बाद चले जाए, लेकिन रामलल्ला के दर्शन जरूर करें। चुनाव लड़ने के सवाल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे ना तो चुनाव लड़ेंगे और ना ही किसी पार्टी में जाएंगे, लेकिन वे उस पार्टी के लिए कैंपेन करेंगे जो मोदी को हराने की मंशा रखती हो। ईडी की रेड्स पर बोलते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा, बीजेपी ईडी का दुरुपयोग कर रही है। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि वह लोगों को ईडी दिखाकर डरा रही है। इंडी गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि उनका भविष्य अच्छा है अगर वे समझदारी से काम करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बोलते हुए सत्यपाल मलिक ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की और कहा कि वे अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत खूब मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी को सलाह देते हुए कहा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा को छोटा करते हुए लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने से इनकार किया। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने की भविष्यवाणी, लोकसभा चुनाव में बीजेपी बनेगी सबसे बड़ी पार्टी। दोस्तों, आगामी चुनाव में विपक्षी गठबंधन की लोकसभा संभावनाओं पर टिप्पणी करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने रविवार को भविष्यवाणी की कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। हालांकि वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि भाजपा की संख्या को उस स्तर तक नीचे लाया जा सकता है जहां उसके सहयोगी अब पार्टी का समर्थन करने से इच्छुक नहीं होंगे और इसके बजाय विपक्ष का समर्थन कर सकते हैं। बता दें कि थरूर शनिवार को कोझिकोड में केरल लिटरेचर फेस्टिवल में शिरकत कर रहे थे। KLF में बोलते हुए उन्होंने कहा, मुझे अब उम्मीद है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है, लेकिन मेरा मानना है कि उनकी संख्या को उस स्तर तक कम किया जा सकता है जहां सरकार बनाने के लिए आवश्यक उनके संभावित सहयोगी अब उनके साथ सहयोग करने को इच्छुक नहीं होंगे और हो सकता है कि हमारे साथ गठबंधन करने को तैयार है, इसलिए हमें इसे आजमाना होगा। इंडिया ब्लॉक के गठबंधन सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत पर थरूर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जितना संभव हो उतने राज्यों में पर्याप्त समझौते होंगे ताकि हार से बचा जा सके। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि निर्णय विभिन्न राज्यों की राजनीतिक प्रकृति के अनुसार लिया जाएगा। कुछ राज्यों में सभी विपक्षी दलों के बीच सहमति हो सकती है और भाजपा के खिलाफ एक ही उम्मीदवार हो सकता है, जबकि किसी अन्य राज्य में 2 या 3 उम्मीदवार हो सकते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, ऐसे मामलों में मतदाताओं को उस व्यक्ति को चुनना होगा जो उनका सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करेगा। उन्होंने बताया कि केरल में भारत गठबंधन के 2 प्रमुख विरोधियों CPIM और कांग्रेस के कभी भी सीट बंटवारे पर सहमत होने की कल्पना करना लगभग असंभव है। वहीं पड़ोसी तमिलनाडु में CPIM कांग्रेस और DMK सभी एक साथ गठबंधन में हैं और कोई बहस नहीं है, कोई विवाद नहीं है। थरूर ने कहा, यह सबसे अच्छी बात है जो वे कर सकते हैं और यदि ऐसा होता है और विचारों में पर्याप्त भिन्नता है तो शायद भाजपा उम्मीदवार जीत जाएगा, लेकिन यह हमारी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में लोकतंत्र है। उन्होंने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस देश के लोगों को याद दिलाने की जरूरत है वह है अपने निर्वाचन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को वोट देना। उन्होंने कहा कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है और वह उस स्थिति के साथ रहने के लिए पूरी तरह से तैयार है जहां उसके साथ 100% राज्यों में 100% सहमति नहीं है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।
भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो रहा है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा पर शर्मनाक टिप्पणी की है। बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पीएम मोदी के शामिल होने पर विरोध करते हुए बड़ा सवाल खड़ा किया है। लेकिन मौलाना को राम मंदिर का विरोध करना भारी पड़ गया है। उन्हीं के जमात के मौलाना ने उनकी बोलती बंद कर दी है। खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि यह सेकुलरिज्म और इंसाफ का कत्ल है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि रामचंद्र जी का जन्म उस स्थान पर हुआ था, इसका कोई सबूत नहीं है। शनिवार को इस बाबत बयान जारी करते हुए मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया। बोर्ड की तरफ से इस बाबत एक लेटर जारी किया गया। इसमें लिखा है, अयोध्या में जो हो रहा है वह सरासर क्रूरता है, क्योंकि उसके नीचे कोई मंदिर नहीं था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। रामचंद्र जी का जन्म वहां हुआ था, इसका अब तक कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने आस्था के आधार पर कानून से हटकर बहुसंख्यक संप्रदाय के एक वर्ग के हक में फैसला दिया। इसका उल्लेख हिंदू भाइयों के पवित्र ग्रंथों में नहीं है। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरलेवी ने भड़कते हुए कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। इस मामले को लेकर मुस्लिम नेता और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को डराने और दहशत फैलाने में लगा है। समाजवादी पार्टी के नेता भी मुसलमानों को भड़काने और उकसाने में लगे हैं। मौलाना ने यह भी कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में निकाली जा रही श्री राम यात्राओं से कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि अमन शांति कायम रहे। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि जब से राम मंदिर के उद्घाटन की घोषणा हुई है, उस दिन से चंद मुस्लिम नेता राम मंदिर के नाम पर मुसलमानों को डराने में लगे हैं। यूडीएफ के मौलाना बदरुद्दीन अजमल, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, जमियत उलेमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी, सपा के डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और डॉक्टर ST हसन लगातार राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा बनाए हुए हैं। मौलाना ने कहा कि मुसलमानों को राम मंदिर के नाम पर डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। कुछ नेताओं द्वारा कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो भारत के हालात खराब हो जाएंगे। इस तरह की तमाम बयानबाजियों ने मुसलमानों के जहन में एक तरह से डर और भय बिठा दिया है। शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि ऐसे बयानबाजी पर ध्यान न दे। किसी से डरने और खौफजदा होने की जरूरत नहीं है और न ही किसी से उलझने और झगड़ने की जरूरत है। मौलाना ने बोर्ड के जारी किए गए पत्र के संबंध में कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने असली मकसद से भटक गया है। बोर्ड का काम खालिद से मजहबी व शरई मामलों में मुसलमानों की रहनुमाई करना है, मगर चंद वर्षों से यह देखा जा रहा है कि अपने मकसद पर काम न करके राजनीतिक मामलात में दिलचस्पी ज्यादा बढ़ गई है। देखा गया है कि जब भी लोकसभा के चुनाव करीब आते हैं तो बोर्ड किसी न किसी सियासी मुद्दे को लेकर सक्रिय हो जाता है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।